पटना में पुलिस भर्ती को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों ने यह प्रदर्शन किया है और विरोध के दौरान कुछ अभ्यर्थी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। कट ऑफ लिस्ट और आंसर शीट जारी करने की मांग पटना में ये तमाम पुलिस अभ्यर्थी कर रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, हाथों में तिरंगा लेकर किस तरह से अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं। दरोगा भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन पटना की सड़कों पर चल रहा है। हंगामा इस वक्त नजर आ रहा है और कुछ पुलिस अभ्यर्थी बैरिकेडिंग जो वहां पर लगाई गई थी उसके ऊपर भी चढ़ गए। ये तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरह से भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी पटना की सड़कों पर नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पुलिस भर्ती को लेकर विरोध और छात्रों के प्रदर्शन की। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, क्या डिमांड है इन अभ्यर्थियों की? इन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जल्द से जल्द दारोगा बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जो परीक्षाएं होती हैं बीपीएससी की, उसका आंसर जो की नोट है वो कार्बन कॉपी उसका तुरंत से तुरंत जारी किया जाए। अभी परीक्षा हुई है शनिवार को, लेकिन सबसे अहम ये है कि दारोगा बहाली के ये अभ्यर्थी हैं और इनकी मांग है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कि अभी पिछले अगर एक आध महीनों से अगर आप देखें तो जितने प्रदर्शन हुए हैं और नीतीश कुमार ने या नीतीश कुमार की सरकार ने कैबिनेट से उन मांगों को माना है, लिहाजा तमाम संगठनों को जिनकी मांगे लंबित हैं या फिर छात्रों को, पहले टीआरई 4 के अभ्यर्थी सड़कों पर थे, इन सबको लग रहा है कि अगर इस वक्त आंदोलन होगा तो उनकी मांगे सुनी जाएंगी या फिर उनकी मांगों पर तुरंत फैसला होगा, तुरंत निपटारा किया जा सकता है। लिहाजा अभी आप देखें डाकबंगला चौराहे पर हजारों छात्र जो हैं वो हाथों में तिरंगा लेकर के पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ जो चालक हैं, जो 112 के जो पुलिस की का जो वाहन है 112, उसके जो चालक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बड़ी संख्या में वहां भी, यानी कि दो तरफा पुलिस इस वक्त अगर देखें तो डाकबंगला चौराहे से लेकर के और पटना का जो प्रदेश कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी घेर लिया है 112 के चालकों ने बड़ी संख्या में। लिहाजा दोनों तरफ आप देखें तो यहाँ एक तरफ छात्र हैं तो दूसरी तरफ 112 के चालक हैं जो बड़ी संख्या में बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। भू राजस्व कर्मियों ने घेराव किया था, वहां से ये कहा गया कि अब बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त बीजेपी न सिर्फ प्रदेश कार्यालय का घेराव हुआ है बल्कि डाकबंगला चौराहे पर ये जो छात्र हैं ये पटना कॉलेज से निकले थे और पहुंचे थे जेपी गोलंबर पर और जेपी गोलंबर से आगे बढ़ते हुए ये डाकबंगला चौराहे तक पहुंचे हैं। और यहाँ पर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो चूंकि छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में, और कोई बैनर पोस्टर नहीं है, सिर्फ हाथों में तिरंगा है और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर डाकबंगला चौराहे पर। और स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है क्योंकि जब भी छात्रों का आंदोलन हुआ है यहाँ पर वाटर कैनन से लेकर के और लाठीचार्ज तक की नौबत आई है, तो जो संख्या है, जो संख्या बल है इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूँ, बड़ी संख्या में जो डाकबंगला चौराहे पर जो छात्र यहाँ पर पहुंचे अपनी मांगों को लेकर के, तो वो कभी भी स्थिति यहाँ पर बिगड़ सकती है। क्योंकि पिछले दिनों भी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ और उसको लेकर के भी राजनीति हुई। चुनावी वर्ष है, चुनाव के मुहाने पर बिहार खड़ा है, लिहाजा जो लाठीचार्ज या कोई भी घटना होती है वो एक राजनीतिक सियासी मुद्दा जरूर बन जाता है। लिहाजा जब टीआरई 4 के छात्रों पर जब लाठीचार्ज हुआ वो भी सियासी मुद्दा बना और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शिक्षक ये जो दारोगा अभ्यर्थी हैं और इसके अलावा जो बीपीएससी को लेकर के आप देखिए बिहार दारोगा और बिहार पुलिस, बिहार दारोगा भर्ती चुनाव से पहले निकाली जाए, बिहार पुलिस में आंसर की कट ऑफ बुकलेट कार्बन कॉपी जारी किया जाए और बीपीएससी सीबीएसई अपना कैलेंडर जारी करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। ये तस्वीरें पटना से आप देख रहे हैं, दरोगा भर्ती को लेकर पटना में कैसे प्रदर्शन हो रहा है। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश अभ्यर्थी करते नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली पुलिस की गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां 6 गैंगस्टर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 26 लोग हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली हरियाणा के 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इधर दिल्ली में 19 और हरियाणा में 6 स्थानों पर रेड हुई। पुलिस रेड में महंगी कारें, जेवरात और कैश बरामद कर लिया गया है। 8 पिस्टल, 29 कारतूस और 3 मैगजीन भी जब्त कर ली गई हैं।
तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ खुलासा अब तक? जी बिल्कुल प्रगति, देखिए जेल के अंदर बैठकर लगातार जो दिल्ली के अंदर ऑपरेट कर रहे थे गैंगस्टर नंदू और इसके अलावा विक्की टक्कर, इन दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई द्वारका डिस्ट्रिक्ट के द्वारा की गई है। तकरीबन 25 लोकेशन थी, जिसमें से 19 लोकेशन दिल्ली की है, 6 लोकेशन हरियाणा की है। इन तमाम लोकेशंस पर रेड की गई। ये वो लोग हैं जो कि इन गैंगस्टर्स की बाहर बैठकर मदद कर रहे थे, इनके इशारे पर काम कर रहे थे, उनके ठिकानों पर ये रेड की गई। तकरीबन 35 लाख रुपए कैश, इसके अलावा 37 लाख रुपए की ज्वेलरी, साथ ही एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार, एक ऑडी कार और इसके अलावा बड़ी संख्या में असला बारूद भी बरामद हुआ है। तो ऐसे में इनकम टैक्स विभाग को तो जानकारी दी ही गई है, साथ ही दिल्ली पुलिस इन पर शिकंजा कसने के लिए लगातार अपनी रेड जारी रखे हुए है। तकरीबन 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 6 लोगों की गिरफ्तारी इन गैंगस्टर्स की मदद करने के आरोप में कर ली गई है। तो फिलहाल गैंगस्टर्स के खिलाफ जो जेल में बैठकर खेल कर रहे थे, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में BMW कार से टक्कर में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर तौर पर घायल हो गई। हादसे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, आप देखिए रिपोर्ट। यही वो BMW कार है जिसकी टक्कर से वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह की जान चली गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसा दिल्ली के धौला कुआं में हुआ। हादसे के वक्त नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से हरिनगर के अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब 1:30 बजे इस BMW कार ने नवजोत सिंह की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस BMW कार को गगनप्रीत चला रही थी। उनके पति भी कार में उनके साथ मौजूद थे। हादसे के बाद गगनप्रीत और उनके पति ही नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को लेकर 19 किलोमीटर दूर GTB नगर के न्यू लाइफ अस्पताल पहुंचे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि घटनास्थल के आसपास कई अस्पताल होने के बावजूद आखिर इलाज के लिए इतनी दूर ले जाने की क्या जरूरत थी। एक्सीडेंट के इंस्टेंटली बाद डेथ इज़ वेरी रेयर, मतलब यूजुअली थोड़ा टाइम होता है। एंड धौला कुआं के पास तो यू हैव एम्स, यू हैव सुपर स्पेशलिटी, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ ले जाते तो शायद बच जाता है। इस बीच दिल्ली BMW हादसे की मेडिकल रिपोर्ट पर पीड़ित परिवार ने सवाल उठाए हैं। साथ ही पुलिस ने भी केस से जुड़ी FIR में नई धाराएं जोड़ दी हैं। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। यही है दिल्ली के GTB नगर का न्यू लाइफ हॉस्पिटल, जहां BMW हादसे के बाद नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को लाया गया था। आरोप है कि अस्पताल अभियुक्त के जानकार का है, जिसकी वजह से हादसे वाली जगह से 19 किलोमीटर दूर मौजूद इस अस्पताल में घायलों को लाने का फैसला किया गया, जबकि घटना स्थल के आसपास ही कई बड़े अस्पताल मौजूद थे। इसी अस्पताल में अभियुक्त गगनप्रीत और उनके पति भी भर्ती हैं। हादसे में गगनप्रीत के पति को भी चोट लगी थी। इसी अस्पताल में अभियुक्त गगनप्रीत की मेडिकल जाँच भी कराई गई। मृतक नवजोत सिंह के परिवार ने इस MLC रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि गलत जानकारी के साथ इस MLC रिपोर्ट को तैयार किया गया। अब ये जांच का विषय है कि आखिर किस उद्देश्य से घायलों को इतनी दूर के अस्पताल में लाने का फैसला किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने BMW हादसे की FIR में नई धारा जोड़ दी है। दिल्ली पुलिस ने सबूतों को नष्ट करने और छुपाने को लेकर BNS की 238A धारा को FIR में जोड़ा है। जिस BMW कार की टक्कर में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की जान गई, उस कार का रजिस्ट्रेशन 3 महीने में एक्सपायर होने वाला था। VIP नंबर की ये कार परीक्षित के नाम पर रजिस्टर्ड है। और दिल्ली BMW हादसे के घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले गुलफाम से TV9 संवाददाता विवेक शर्मा ने बात की, सुनिए। इसमें देखा गया था कि 19 किलोमीटर पहुंचे, इतनी दूर पहुंचे, क्या वजह थी? आसपास क्यों नहीं पूछा गए अस्पताल में? लेडी ने कहा था कि आपको देखो उस टाइम का जो सब हाइपर हो चुके थे, जिसको जैसा सही लगा वैसा उसने करा। मेरे को तो बस ये था कि जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल पहुंचाना। मेरे को वहाँ का नॉलेज भी नहीं है कौन सा हॉस्पिटल पास है, कौन सा दूर है। पर जो साथ में गाड़ी में मौजूद थी लेडी, उसने कुछ कहा होगा आपको कि वहाँ लेके जाना है या आसपास लेके जाना है, कुछ तो बताया होगा? जी नहीं, बस वो अपने फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो फिर आप खुद पहुँच रहे थे? जी खुद नहीं पहुँच रहा था, वो बोले इस साइड चलो, आज़ादपुर की साइड चलो, तो मैं आज़ादपुर की साइड चल रहा था। अच्छा, उन्हीं लेडी ने बताया कि आपको कहाँ जाना है? जी जी। आपको आसपास के अस्पतालों का नहीं पता था? जी नहीं, मेरे को नहीं पता था सर। अच्छा, तो फिर वहाँ पर कौन कौन लोग थे? कोई और आए, डॉक्टर आए, क्या हुआ था? हाँ डॉक्टर थे, काफ़ी 3-4 डॉक्टर थे, नर्सेस थी, सारे लोग थे वहाँ पे। स्टाफ पूरा एक तरीके से खाली करा के रखा गया था वहाँ पे पूरा। आसपास के अस्पताल में भर्ती करा सकते हैं, इतनी दूर क्यों जाना है?
जी नहीं सर, मैंने उस टाइम नहीं कहा, मेरे को पता ही नहीं वहाँ का नॉलेज का कहाँ पर मैं। और BMW एक्सीडेंट केस में नई जानकारी, नया अपडेट। हादसे के बाद जिंदा थे नवजोत सिंह। पत्नी ने पास के अस्पताल में ले जाने की गुजारिश भी की थी, मदद मांगी थी। जानबूझकर नवजोत को 19 किलोमीटर दूर ले जाया गया। नवजोत को करीब अस्पताल में ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। महिला चालक बहुत स्पीड में गाड़ी चला रही थी, जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी ने कंट्रोल खोया और सीधे बाइक को टक्कर मार दी। तो पत्नी मदद मांग रही थी। नवजोत सिंह की पत्नी ने गुजारिश की थी कि उन्हें हॉस्पिटल में जल्द से जल्द भर्ती कराया जाए। जानबूझकर नवजोत को 19 किलोमीटर दूर ले जाया गया। करीब के अस्पताल में भर्ती कराने की गुजारिश कर रही थी महिला चालक जो कि कार चला रही थी। वो बहुत स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रही थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। और जिस तरीके से फ्लिप होकर गाड़ी पलटी है, क्षतिग्रस्त हो गई है, तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी हाई रही होगी। गाड़ी ने कंट्रोल खोया, इनबैलेंस होकर, अनियंत्रित होकर सीधे बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद लोग वहां पर इकट्ठे भी हुए। इस पूरे मामले में नवजोत सिंह के बेटे ने भी सवाल उठाए, क्वेश्चन रेज किया कि क्यों इतनी देर लगाई गई, क्यों पास के अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। अगर ऐसा होता तो शायद जान बच जाती, क्योंकि ये नई जानकारी, ये बड़ा अपडेट ये है कि इस एक्सीडेंट के बाद नवजोत सिंह जिंदा थे। उनको अगर अस्पताल समय पर ले जाया जाता तो शायद वो बच जाते। विवेक शर्मा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नवजोत की जो पत्नी है वो लगातार गुजारिश कर रही थी कि उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाए, लेकिन इतने आसपास अस्पताल होने के बावजूद उनको दूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, लगातार एक के बाद एक कई चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं और अब निकल के सामने आया है कि नवजोत की जो पत्नी है उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि वो उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाए। यानी कि आरोपी महिला से लगातार जो है नवजोत की पत्नी रिक्वेस्ट कर रही थी कि नज़दीकी अस्पताल में नवजोत को भर्ती कराया जाए, जहां पर उनका इलाज अच्छे से हो चुके। लेकिन जो आरोपी महिला थी वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो लगातार फ़ोन पे बात कर रही थी और किसी शख्स से बात कर रही थी। जो कैब चालक था, यानी कि जो गाड़ी चालक था, उसने हमें यह भी बताया कि महिला जो है आरोपी, वो लगातार फ़ोन पे बात कर रही थी। और जब वो अस्पताल पहुंचा तो वहाँ पे डॉक्टर्स पहले से तैयार थे। यानी कि 19 किलोमीटर का दायरा पार करने के बाद जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ पे महिला ने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी। अगर वो सही समय पर नवजोत की पत्नी की बात मानती तो शायद नवजोत की जान बच सकती थी। महिला लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके पति की हालत खराब हो चुकी है, नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। द्वारका के पास भी बताया जा रहा था कि द्वारका के पास भी कुछ अस्पताल है जो उनकी जानकारी में थे, वहाँ भर्ती कराया जा सकता था। या फिर जब बात की जाए तो जहाँ पे यह हादसा हुआ वहाँ पे 6 बड़े अस्पताल थे। बात करें RML अस्पताल की, या फिर बात करें सफदरजंग अस्पताल की, या एम्स की, या फिर गंगाराम की। इसके अलावा कुछ ही दूरी पर आर्मी हॉस्पिटल भी है। वो महिला चाहती है, आरोपी महिला तो कहीं ना कहीं बिल्कुल विवेक, तो सवाल यही उठाया जा रहा है क्योंकि जिस जगह धौला कुआं में जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर आसपास के अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया नवजोत को, क्यों वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर अस्पताल में ले जाया गया और वहां पर मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी के लिए इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर मुंबई से। मुंबई में लगातार बारिश ने आफत मचा रखी है। निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। मुंबई में रात से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं। मौसम विभाग ने अगले कई घंटों के लिए तेज बारिश की वार्निंग को जारी किया है। नवी मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। रास्तों पर कई फीट पानी भर गया और इसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार भारी बारिश के बाद से मुंबई के कई निचले इलाकों में जलभराव के हालात हैं। ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। किंग्स सर्कल रेलवे स्टेशन के बाहर पानी भर जाने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी खराबी के चलते मुंबई के वडाला इलाके में मोनोरेल सेवा भी बाधित हो गई, जिसे कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ठीक किया जा सका। पुणे में भी रात से जारी भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए और इससे सड़कों पर भारी मात्रा में पानी इकट्ठा होने के कारण स्कूलों में छुट्टी तक घोषित करनी पड़ गई। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे वडाला के आगे तेज बारिश के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए संवाददाता संदीप सिंह की रिपोर्ट।
12 घंटों में लगातार बारिश के कारण मुंबई की ट्रैफिक जो है वो थम चुकी है। मैं आपको ईस्टर्न फ्रीवे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। भारी बारिश है तो जगह जगह ट्रैफिक की समस्या जो है वो लोगों को देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वडाला इलाके में और ये चेंबूर वडाला का इलाका है जहाँ से अगर आप पीछे का इलाका दिखाएंगे साइड पीछे वो जो इलाका आपको दिख रहा है वो जो इलाका है वो नवी मुंबई से आने वाला रास्ता है। नवी मुंबई से मानकूद होते हुए ये जो इलाका है वो फ्रीवे को जुड़ता है और यहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं वो सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर यानी कि CST की ओर जो है वो जाती है। मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कैसे भारी बारिश के कारण यहाँ पर ये पूरा जो फ्लाईओवर है जो ईस्टर्न फ्रीवे का ब्रिज है वो पूरा गाड़ियों से भरा हुआ है। और मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। रविवार से ही मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, सड़क भी जलमग्न है। इसी वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित है। वाहनों की गति धीमी हो गई। बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। रेलवे ट्रैक तक पानी भर गया जिसकी कई तस्वीरें सामने आईं। बता दें कि पहले मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन मौसमी गतिविधियों को देखते हुए IMD ने ऑरेंज अलर्ट को बदलकर रेड अलर्ट कर दिया। अगर देखें तो मुंबई में कल से ही भारी बारिश है। मौसम विभाग ने पहले ही 14 और 15 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 8 बजे से मुंबई में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। और मुंबई में तेज बारिश के साथ बादल गरज रहे हैं। मुंबई में कैसे आफत की बारिश हो रही है, देखिए TV9 संवाददाता शुभम पांडे की रिपोर्ट। मुंबई और उसके आसपास के जिलों में बीती रात से तेज मूसलाधार बरसात हो रही है और जगह जगह जलभराव की स्थिति जो है एक बार फिर से उत्पन्न हो चुकी। यानी कहानी वो इस वक्त आप देखें कि बिजली की गड़गड़ाहट जो है वो आसमान से आपको दिखाई देगी और आने वाले कुछ घंटे मुंबई और उसके आसपास के जिलों के लिए बेहद भारी होने वाले। तस्वीरों में देखिए किस तरह से रात से ही बरसात तेज हो चुकी है और मौसम विभाग ने अब तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन जिस तरह से स्थिति इस वक्त बनती हुई दिखाई दे तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आप देखिए कि मुंबई में जगह जगह चाहे सायन हो, कुर्ला हो, चूना भट्टी, माहिम, माटुंगा, जितने भी निचले इलाके हैं जहाँ पे चंद घंटों की बरसात में वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पर एक बार फिर से स्थिति यही दिखाई दे रही है। उसके साथ ही मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है। और हालांकि मुंबई की धड़कन कही जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन इस वक्त कुछ देरी से चल रही है, लेकिन आसमान से अगर इसी तरह से इंद्र देवता गरजते रहे तो आने वाले समय में और मुंबई वासियों को काफ़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान से बिजली जो है वो कड़क रही है और साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटे मुंबई के लिए बेहद भारी हो सकते हैं। इधर महाराष्ट्र में एक बार फिर से आफत की बारिश हो रही है। लातूर में बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर जिले की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है यहाँ किस कदर बारिश हुई। लोगों के घरों में पानी ने दस्तक दे दी। इसी वजह से लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक बार फिर तेज बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया। जिले के कई इलाकों में नदी और नाले का जलस्तर बढ़ने से पुल और सड़कों पर पानी ही पानी है और राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नांदेड़ समेत आसपास के जिलों में भी तेज बारिश है। मौसम विभाग ने ठाणे और रायगढ़ में भी तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। वहीं सितंबर के महीने में तेज बारिश से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों की फसल खराब हो गई है। खासकर धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों को हुए नुकसान के बाद प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि नुकसान का आकलन किया जाएगा। किसानों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। इधर मुंबई के सायन किंग सर्कल इलाके में बारिश के बाद जलभराव हो गया है। BMC की टीम सुबह से ही इलाके में तैनात है। देखिए संवाददाता संदीप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के सायन किंग सर्कल इलाके से और जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ तो आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा।
कि साइन किंग सर्कल इलाका जो काफ़ी मशहूर है, जब जब बारिश आती है तब तब भर जाता है और आज भी कुछ इसी प्रकार का दृश्य दिखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार जो है वो पानी का स्तर जो है वो थोड़ा कम है। तस्वीरें आप दिखाइए शाही दत्त की, यहाँ पे जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सुबह से लगे हुए थे और सुबह से इन्होंने जो है पानी को कंट्रोल करने का या यूं कहे कि पानी निकालने का काम जो है वो सुबह से किया और कहीं ना कहीं जल स्तर जो है वो उस प्रकार का नहीं है। इतना पानी कितने घंटों में आप लोगों ने निकाला? गए महीने तो कम से कम इतना कमर तक पानी था। अभी हम लोग ने ताबड़तोड़, अभी हमारी मैडम आई है, असिस्टेंट इंजीनियर है वो, जो मैडम दिख रही पीछे आपको, पल्लवी मैडम, तो उन्होंने ताबड़तोड़ पंप मंगा के जो है ना पानी जितना हो सके उतना खींच के बाहर निकाला, नहीं तो अब तक है ना गाड़ी जा भी नहीं सकती थी। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बाढ़ प्रभावित पंजाब के दौरे पर हैं। राहुल गांधी पार्टी नेताओं के साथ गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, ट्रैक्टर में बैठकर राहुल गांधी इस इलाके में पहुंचे और प्रभावित लोगों का हालचाल जाना है। पूरे पंजाब में बाढ़ की वजह से 56 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा कहर बाढ़ का यहां के लोग झेल रहे हैं और राहुल गांधी पीड़ित लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं इस वक्त बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच। और इससे पहले राहुल गांधी अमृतसर के गांव घोनेवाल में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने किसानों की बाढ़ में डूबी फसलें भी देखी। बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचने से पहले अमृतसर के गुरुद्वारे में राहुल गांधी ने मत्था भी टेका। यूपी के कानपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। बाढ़ की तस्वीरें यूपी के कानपुर की है, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। खौरा कटरी और बिठूर कटरी के सभी गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये सभी गांव कल्याणपुर जिला पंचायत के तहत आते हैं। लोग करीब 4 फीट तक भरे पानी में चलने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। वहीं हालात से निपटने के लिए लोग ट्यूब की नाव बनाकर अपने परिवार वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। पानी चारों बगल भरा हुआ है, नाव की कोई सुविधा नहीं है। अपना ऐसे आते हैं, मंझाते हैं और ट्यूब से अपने दवा लेने जा रहे हैं। तबीयत ज्यादा खराब हुई। कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया। बाढ़ का पानी भरने की वजह से करीब 4000 बीघा में बोई गई फसल तबाह हो गई। किसानों का कहना है कि उनका काफी नुकसान हो रहा है। लोग प्रशासन पर हालात की अनदेखी का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का दावा कर रहा है। महाराष्ट्र के नासिक की बात की जाए तो यहां पर एक शख्स की मौत हो गई। हादसा दरअसल सड़क में बने गड्ढे की वजह से हुआ। देखिए आप। महाराष्ट्र के नासिक में सड़क पर गड्ढा होने की कीमत एक शख्स को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। हादसा शहर के अमृतधाम रोड पर हुआ था। मृतक की पहचान दिनकर जेटे के रूप में हुई, जो एक शिक्षक थे। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। पता चला कि दुर्घटना में उनके सिर में काफी गंभीर चोटें आई थीं, जिसके चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर बना पानी से भरा गड्ढा उन्हें नहीं दिखा, जिसके चलते उनकी बाइक गड्ढे में समा गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। नासिक के पंचवटी पुलिस थाने में दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। हालांकि मृतक के परिवार ने प्रशासन की लापरवाही के चलते संबंधित लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नगर निकाय की लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आज की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पूरे कानून पर रोक का आधार नहीं है, तो वक्फ बोर्ड के लिए 5 साल इस्लाम का अनुयायी होने पर भी रोक लगाई है। वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कहा कि कानून पर सिर्फ दुर्लभ मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें समझ लीजिए। वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। राज्यों के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।
कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर वाले विवाद पर राज्य नियम बनाए, तो कुछ धाराओं पर भी रोक लगाई गई है। वही एडवोकेट अनस तनवीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पाया है कि कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम, और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार की मनमानी पर अंकुश लगा है, तो एसटी हसन ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। इसमें कुछ जो उन्होंने रोक लगाई है, जैसे कि डीएम अब वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि डीएम साहब तो वही करते हैं जो सरकार चाहती है। हम इस फैसले का, जहाँ तक डीएम साहब की बात है, स्वागत करते हैं। बढ़ते आगे और वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया है। वक्फ कानून पर एससी के फैसले का स्वागत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत। संसद में विस्तृत चर्चा के बाद वक्फ कानून बना है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद के कानून पर मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। और वहीं वक्फ बोर्ड पर याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहम बताया। देखिए, जो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। ये आप लोग जानते हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में जो फैसला आया है, ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगी। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार का पक्ष आ गया है। याचिकाकर्ता की ज्यादातर मांग खारिज की गई, ये सरकार की ओर से कहा गया। अपंजीकृत वक्फ पर भी प्रावधान बरकरार है। अपंजीकृत संपत्ति वक्फ नहीं होगी। गैर मुस्लिम सदस्यों पर अर्जी खारिज की गई है, ये सरकार ने कहा है। सेंट्रल बोर्ड में
4 गैर मुस्लिम सदस्य संभव हैं। गैर मुसलमानों की नियुक्ति पर रोक नहीं है, ये भी सरकार ने कहा, और संपत्ति निर्धारण ट्राइब्यूनल कर सकता है। और देखिए पटना की खबर में अपडेट आ रहा है। पटना में पुलिस भर्ती को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। विरोध के दौरान बैरिकेडिंग पर अभ्यर्थी चढ़ गए। ये देखिए तस्वीरें, कट ऑफ लिस्ट और आंसर शीट जारी करने की मांग ये तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं। पैदल मार्च किया जा रहा है, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। दरोगा भर्ती को लेकर पटना में अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में इस वक्त बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभ्यर्थियों को भी इस बात का एहसास है कि चुनाव से पहले सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं, लिहाजा भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और ये तमाम अभ्यर्थी छात्र छात्राएं लगातार अपनी डिमांड्स लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए लाठीचार्ज शुरू हो गया है। एक बार फिर पटना पुलिस अभ्यर्थियों पर लाठी भांजती नजर आ रही है। वैसे पटना में इस तरह के दृश्य काफी आम हैं। जब भी अभ्यर्थी अपनी डिमांड्स को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तितर बितर करने के लिए इसी तरह से लाठीचार्ज किया जाता है। एक बार फिर लाठीचार्ज। 1817 का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन तुरंत जारी हो। सिपाही या दरोगा के अंदर जो बच्चों का डिमांड है उस डिमांड को बात किया जाए। लगता है कि सुनेगी चुनाव के पहले। बिल्कुल सुनना होगा, बिल्कुल सुनना होगा, नहीं तो कितने को बंद करेंगे, कितने को लाठी मारेंगे, हम लोग तैयार हैं। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे अपनी डिमांड्स को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। एक बार फिर ये तमाम दरोगा भर्ती अभ्यर्थी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से छात्र छात्राओं पर बल प्रयोग किया गया है और लाठियां भांजकर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। तो अभ्यर्थियों की डिमांड है कि कट ऑफ लिस्ट जारी की जाए, आंसर शीट जारी की जाए और जो रुके हुए फैसले हैं उन्हें जल्द से जल्द लिया जाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैरिकेडिंग पर चढ़े प्रदर्शनकारी और उसके बाद पुलिस ने किस तरह से लाठियां भांजी हैं प्रदर्शनकारियों पर और बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। तो दरोगा भर्ती का ये पूरा मुद्दा एक बार फिर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। भारी संख्या में अभ्यर्थियों की इस वक्त पटना की सड़कों पर मौजूदगी है। बिहार सरकार से डिमांड की जा रही है और कुछ अभ्यर्थी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। कट ऑफ लिस्ट और आंसर शीट जल्द से जल्द जारी करने की मांग की जा रही है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटना पुलिस अभ्यर्थियों पर लाठियां भांजती हुई नजर आ रही है। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, कोई ऐसी खबर कि अभ्यर्थी जो डिमांड कर रहे हैं उसको मानने की कोशिश हो, सुनवाई की कोशिश हो, लाठियां भांजते हुए तो पुलिस वालों को हम देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल कई बार लाठीचार्ज हो चुका है और इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के और डाकबंगला चौराहे तक छात्रों का ही कब्जा है और तमाम जो फोर्स हैं वो उनको समझाने में लगे हैं। कभी बल प्रयोग होता है लेकिन छात्र हैं कि मानने को तैयार नहीं है कि जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिल जाता है। और नेतृत्व कर रहे हैं जो कोचिंग जो गुरु रहमान है, जिनको गुरु रहमान कहा जाता है। देखिए हम गुरु रहमान से ही बात करते हैं, क्या क्या किन मांगों को लेकर के आप इनकम टैक्स से लेकर के डाकबंगला चौराहे तक बस छात्र ही छात्र नजर आ रहे हैं। ये मांगे हैं OMR सीट दिया जाए, आंसर शीट जारी किया जाए और क्वेश्चन दिया जाए। और साथ ही साथ 18-17 दरोगा की बहाली जो है ये लंबे समय 23 के बाद अटका हुआ है। बार बार पेपर में दिया जा रहा है लेकिन उसका सामने नहीं दिया जा रहा। हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए। तो लगता है कि चुनाव के पहले आपकी मांग है कि चुनाव के पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अभी एक सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन पुलिस तो लाठी दे रही है, आप मांग कर रहे हैं पुलिस लाठी चला रही है। लाठी खाने के लिए हम तो तैयार हैं।
देखिए समीर ये कह रहे हैं कि हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं और छात्रों की भीड़ जरा देखिए। अब ये इनकम टैक्स गोलंबर पहुंच गए थे और इनकम टैक्स से फिर ये पहुंच रहे हैं डाकबंगला चौराहे की तरफ। डाकबंगला चौराहे पर देखिए और नीतीश कुमार के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारे लग रहे हैं और मांग यही है कि परीक्षा जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसका ओएमआर सीट दिया जाए। लेकिन उसके पहले दारोगा बहाली, दारोगा अभ्यर्थी हैं ये, और दारोगा बहाली का नोटिफिकेशन जो है वो चुनाव के पहले जारी किया जाए, ये प्रमुख मांग है। और इस मांग को लेकर के, और हालांकि इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा था, डाकबंगला चौराहे से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बढ़े थे इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ और फिर वहाँ से ये वापस, ये जो अभ्यर्थी हैं वो वापस पहुंच रहे हैं डाकबंगला चौराहे पर। पिछले अगर एक महीने को देखें समीर, तो पिछले एक महीने में नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपना खजाना खोला है या मांगे जिस तरह से मानी गई हैं, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जिस दिन पटना में आंदोलन किया उस दिन उनकी मांगें मांग ली गई और उनका मानदेय बढ़ा दिया गया। लिहाजा अब तमाम जो लंबित मांगों, जिन संगठनों के मांग लंबित हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर ये वक्त जो है इस समय में जब चुनाव के मुहाने पर बिहार सरकार भी खड़ी है, लिहाजा सरकार के सामने जितनी लंबित मांगे हैं, अगर उन लंबित मांगों को लेकर के सड़क पर उतरा जाए तो शायद उनकी मांग सुन ली जाएगी, जो अब तक सरकार अनसुनी करती रही है। एक तरफ डाकबंगला चौराहे से लेकर के इनकम टैक्स गोलंबर तक प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय को तो 112 जो गाड़ी चलाते हैं चालक, वो चालक यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। देखिए धरने पर बैठ गए हैं। डाकबंगला चौराहे पर जो अभ्यर्थी हैं वो वापस आकर के, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर लाठियाँ चली हैं, ये देखिए सामने देखिए फिर से लाठीचार्ज। जो धरने पर बैठे हुए थे यहाँ पर पुलिस फिर इन्हें देखिए किस तरह से फिर एक बार भगदड़ मची है। तो इसी तरह से जहाँ धरना देते हैं पुलिस इन्हें दौड़ा करके इन पर लाठीचार्ज करती है। हालांकि देखिए जो पूरी तरह से ये डाकबंगला चौराहे इनके कब्जे में था, एक बार फिर से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के बाद से भगदड़ मची है। हालांकि जो संख्या है छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लिहाजा रह करके जहाँ भी ये पहुँचते हैं वहाँ यही नौबत आ रही है, यहाँ पर लाठीचार्ज की नौबत। फिर से एक बार देखिए जो भगदड़ मची है। न्यू डाकबंगला रोड जो है डाकबंगला चौराहे से इधर की तरफ अभ्यर्थी भागे हैं, लेकिन अभ्यर्थी हट नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए गोलंबर केस से लेकर के गांधी मैदान की तरफ देखिए फिर एक बार यहाँ पर देखिए कैसे पुलिस एक अभ्यर्थी को, वो अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं है, उसे बार बार आप देखिए ये तस्वीरें किस तरह से वो हटने को तैयार नहीं है, हाथ में तिरंगा है, वो हमारी आती है सरकार यहाँ की, हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है और यहाँ पे लाठी चार्ज किया जा रहा है प्रशासनों के द्वारा। हम प्रशासन का बहुत इज्जत करते हैं, देख सकते हैं मेरे कपड़े का हाल कैसे लाठी से पीटा गया है, देख सकते हैं मेरे हाथों का कैसे पीटा गया है। आज भी गुलाम है, ये लाठी को देख करके लगता है कि देश आज भी लोग सरकार है। शांति से आंदोलन कर रहे थे, स्वर्ग गवाया, पीटा, लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज कर रहा, ठीक है, हमारे स्वर्ग बंद कर दिया, ठीक है। शांतिपूर्ण सब कोई आंदोलन कर रहा था और उसके बाद